students, this is Radhika Gaur with the session number 4 of your chapter Atoms and Molecules. तो अभी यहाँ पे हम अपना सेशन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about Dalton's atomic theory. जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, यहाँ पे हम तीन मेन लॉज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड थर्ड रहता है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में हम ऑलरेडी सेशन नंबर 2 एंड सेशन नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं. इन दिस चैप्टर, आई मीन टू से इन दिस चैप्टर, इन दिस सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो क्या थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? The theory that all matter is made up of very tiny indivisible particles is called atomic theory of matter. जो थ्योरी ये कहती है कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर. डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इन 1808. डाल्टन ने क्या किया? 1808 में इसी जो एटॉमिक थ्योरी को उसको आगे बढ़ाया. क्लियर? जो एटॉमिक थ्योरी थी वो नॉर्मली हमारी इतनी सी थी कि जो एटम्स हैं वो काफी छोटे छोटे टीनी टीनी पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं. वो पार्टिकल्स इंडिविजिबल होते हैं, दैट इज उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आई मीन टू से उसी थ्योरी को हमने एटॉमिक थ्योरी किया. बट डाल्टन ने थोड़ा और आगे इस थ्योरी को एलोबोरेट किया और उसके बेसिस पे ही फाउंड सम मेन पोस्टुलेट्स. तो वो पोस्टुलेट्स क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के? फर्स्ट है all the matters is made up of very small particles called matter. As I told you कि सारे जितने भी मैटर होते हैं, नो मैटर वो वुड है, वो प्लांट है, वो ह्यूमन बीइंग है, वो कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, नो मैटर व्हाट इज दैट. बट हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनेगा. जो पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, उन्हें हम एटम्स बोलेंगे. क्लियर? जैसे अभी हमारी ह्यूमन बॉडी है तो जो सेल्स हुई वो हमारे एटम्स हो गए. जो नॉर्मली हम हाउस बिल्ड करते हैं उसमें जो ब्रिक्स हुई वो हाउस की एटम्स हो गई. सेम कोई भी यदि हमारा NaCl का क्रिस्टल है तो उसमें Na और Cl के एटम्स प्रेजेंट हो गए. ठीक है? तो कोई भी मैटर है, नो मैटर वो मैटर क्या है, ठीक है, बट द थिंग इज वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होगा और उन्हीं छोटे पार्टिकल्स को हम मैटर बोल देंगे. क्लियर? सेकेंड था एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि जो एटम्स हैं उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता. क्लियर? सपोज दैट हमारी शेल्स सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो हम उसे डिवाइड कर ही नहीं सकते. ये तो वही बात हो गई ना कि यदि हम किसी पेपर को, एज आई टोल्ड यू बिफोर अबाउट दिस, यदि किसी पेपर को हम फोल्ड करते जा रहे तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जो पेपर है वो आगे फोल्ड ही नहीं हो पाता. सेम एटम भी वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि जो और कट ना हो पाए. तो एटम है उसे हम और भी डिवाइड नहीं कर सकते. ऑल्सो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. एक और था पोस्टुलेट, वो क्या था कि जो एटम है वो ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. दैट इज हम कोई भी मैटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें जो एटम्स अवेलेबल होंगे वही रहेंगे, वो ना तो क्रिएट होंगे और ना ही कोई डिस्ट्रॉय होंगे. हाँ, वो बात अलग है दैट दे कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. लाइक यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है सपोज, और उसमें क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो सॉलिड में अवेलेबल हैं, तो इतना हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेस फॉर्म में मिलें. बट इतना तो कंफर्म्ड रहेगा कि जो उसके एटम्स हैं ना तो वो क्रिएट होंगे और ना ही डिस्ट्रॉय होंगे. तो फर्स्ट हमारे तीन पोस्टुलेट्स हो गए दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मैटर. सेकंड, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. थर्ड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. आगे उसका फोर्थ जो पोस्टुलेट था वो ये था, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स. जो एटम्स हैं वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, काफ़ी काइंड्स के होते हैं. देयर आर एज मैनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज देयर आर एलिमेंट्स. जितने हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे एटम्स प्रेजेंट हैं. अभी आपको पता है ऑब्वियसली सोडियम हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. एंड अभी रिसेंट के हिसाब से हमारे पास 120 अराउंड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. सेम जैसे हमारे पास एलिमेंट्स काफी सारे प्रेजेंट हैं ऐसे ही हमारे पास जो एटम्स हैं वो भी काफी सारे प्रेजेंट हैं. ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट. फिफ्थ पोस्टुलेट हमारा ये कहता है कि सारे एटम्स जो होंगे किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे इन एवरी रेस्पेक्ट. हर रेस्पेक्ट में वो एक दूसरे के सेम होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, उनका सेम मास होगा,
सेम साइज होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो क्लियर हुआ, दो पोस्टुलेट हमारे ये हो गए दैट एटम्स आर वेरियस काइंड, atoms are of various kind, there are as many kind of atoms as elements and all the atoms of a given element are identical in every respect having the same mass, size and chemical properties. Next हमारे जो postulates हैं वो ये कहते हैं atoms of different elements differ in mass. जो different elements हैं उनके जो atoms होंगे उनके मास डिफरेंट होंगे, साइज डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। अभी समझ आया, लास्ट पोस्टुलेट में हमारा ये था कि जो सेम एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल होंगी, उनके एटम्स, मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब उनकी आइडेंटिकल होंगी। बट यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स का केस आ गया, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के केस में क्या होगा, मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी सब डिफरेंट ही रहेंगी। Also, chemical combination between two elements consists in joining together of atoms of these elements to form molecule of compound. जो chemical combination होता है, next postulate हमारा क्या बोलता है कि जो chemical combination होता है इन्हीं दो elements के बीच में, कोई भी दो elements के बीच में, तो क्या होता है उनके बीच में combination होता है। elements जब combine होते हैं तो किसका formation होता है, एक नए molecule का formation होता है, या फिर we can say atoms of these elements combine together to form molecules of compounds. compounds के molecules का वो formation कर देते हैं। clear? so जो next postulates हैं वो the number and kind of atom in a given compound is fixed. क्या बोलते हैं कि जो कोई भी compound है उसमें कितने नंबर और कितने काइंड के एटम प्रेजेंट होंगे ये हमेशा फिक्स रहता है। जैसे हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए होता है। क्लियर? तो ये फिक्स हो गया। सेम हर कंपाउंड में फिक्स रहता है कि कितने नंबर ऑफ और कितने काइंड्स के एटम्स हमें रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट हमारा पोस्टुलेट आता है ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, और कंबाइन कैसे करेंगे, होल नंबर्स में कंबाइन करेंगे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए। क्लियर? दैट द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स एंड ऑल्सो ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्लियर? तो अभी ये हो गए जो पोस्टुलेट्स थे वो। अभी क्या किया, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, और वो बेस्ड कैसे है, actually the postulate the atom can neither be element consists of atom and that atoms can neither be created nor destroyed can be used to the law of conservation of mass। अभी जब मैं आपको postulates करा रही थी तभी वहाँ पे मैंने आपको एक postulate कराया था कि जो element होते हैं वो उनमें उनके एटम्स होते हैं, और वो जो एटम्स होते हैं उन्हें ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम यही थ्योरी हमारी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो यही कहता है ना, दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सेम हमारा डाल्टन का ये पोस्टुलेट बोलता है। तो डाल्टन की ये जो एटॉमिक थ्योरी थी ये एक तो हमारी केमिकल कॉम्बिनेशन की जो लॉ है उसको डिस्क्राइब कर देती है। सेकेंड, इट ऑल्सो डिस्क्राइब द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन बिकॉज the postulate the element consists of atoms having fixed mass and that the number and the kind of atom of each element in a given compound is fixed। जो हमारा postulate है, एक postulate मैंने आपको अभी लास्ट postulate कराया था कि जो एलिमेंट होते हैं किसी भी एटम की उनमें फिक्स मास रहता है, और जो नंबर होता है, काइंड होता है एटम्स का, दैट इज कितने एटम्स मिलके किसी भी किसी भी एलिमेंट के कितने काइंड के एटम्स मिलके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे वो भी हमारा फिक्स रहता है। तो यही क्या बोलती थी हमारी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलती थी कि जो मास है, जो एलिमेंट्स हैं, उनके नंबर, उनके काइंड्स वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में किसी भी रिएक्शन में प्रेजेंट रहते हैं। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसने हमारी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों को ही वेरीफाई किया, दोनों के ही बारे में हम उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आता है जो डाल्टन्स है उसकी एटॉमिक थ्योरी के मेरिट्स क्या क्या थे। जो डाल्टन की थ्योरी थी उससे हमें क्या क्या मिला। The theory has enabled us to explain the law of chemical combination। Obviously इस थ्योरी ने क्या किया, इस थ्योरी ने जो केमिकल कॉम्बिनेशन की दोनों लॉज एंड दैट इज लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसने दोनों को ही एक्सप्लेन किया। Also with that, Dalton was the first to recognize a workable distinction between the ultimate particle of an element and that of a compound।
और जो डाल्टन थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या होते हैं और जो कंपाउंड होते हैं उनके अल्टीमेट पार्टिकल्स क्या होते हैं। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस किसने जनरेट किया था? डाल्टन ने। तो ये हो गए जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की मेरिट्स थी। बट जो मेन चीज आती है वो है जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके डीमेरिट्स क्या थे। मेरिट्स तो हमारे क्लियर हैं कि हम जो डाल्टन ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी जो यूजेबल थी, बट आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो अभी मॉडर्न टाइम में ऐसी नहीं रही हैं, तो वो ड्रॉबैक्स बन जाती हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो फर्स्ट थी एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। मैंने आपको बताया था इवन जब से हमने ये सेशन स्टार्ट किया, इवन ये चैप्टर हमने जब से स्टार्ट किया, हम एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते, वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। बट इन मॉडर्न थ्योरी इट हैज़ बीन, आई मीन टू से ये अभी ऐसा नहीं है, इसको कैंसिल कर दिया गया है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश दैट इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्योंकि जो हमारा एटम है उसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एटम्स को, जो एटम है हमारा वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके हमारा एटम फॉर्म होता है। तो सबसे छोटी यूनिट्स क्या हो गई? एटम की भी छोटी यूनिट्स होती हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बट ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये नॉर्मली काफ़ी माइनर पार्टिकल्स होते हैं और एटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। चार्जेस बोलते हैं हम इन्हें नॉर्मली। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, प्रोटॉन हमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रली होते हैं, आई मीन टू से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बट जो एटम है वो ये तीनों पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। क्लियर? तो फर्स्ट और डिमेरिट ये हो गया दैट एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल because it has been established that atom is made up of electrons, protons and neutrons. Second demerit हमारी क्या होती है? Atoms of same element may have slightly different masses. जो डाल्टन था उन्होंने क्या कहा था कि जो सेम एलिमेंट होते हैं उनके जो मासेस होंगे एटम्स के वो भी सेम ही होंगे। बट यहाँ पे कोई कोई केस ऐसा आ जाता है कि उनमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है मासेस में, जैसे हमारा आइसोटोप्स के केसेस में होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनके मास डिफरेंट होते हैं। क्लियर? तो क्या होता है कि जो आइसोटोप्स हैं उनके मासेस में थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है। सेकेंड है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मासेस। उन्होंने क्या बोला था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके जो मासेस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। ये हमारी डाल्टन का पोस्टुलेट था। बट आइसोबार्स के केस में ऐसा नहीं होता। आइसोबार्स के केसेस में क्या होता है दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव द सेम मासेस। तो ये हो गए आइसोटोप और आइसोबार्स जो केसेस हमारे जनरेट हुए, ये भी क्या हुए, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसके ड्रॉबैक हो गए। ऑल्सो सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हमने ये भी अभी मॉडर्न साइंस में ये वाली चीज़ भी हमने एस्टैब्लिश की, ये वाली चीज़ भी हमें मिली कि जो सेम काइंड के एटम से मिलके जो पार्टिकल्स बनते हैं, जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे हम नॉर्मली आइसोमर्स में भी देखते हैं। The ratio in which the different atoms combine to form compound may be fixed and integral but may not be simple. जो रेशियो होता है डिफरेंट एटम्स का जो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं वो फिक्स तो हो सकता है बट इंटीग्रल हो सकता है, लेकिन वो सिंपल नहीं हो सकता। क्लियर? जो उन्होंने बोला था फिक्स होता है, सिंपल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिक्स हो सकता है, इंटीग्रल हो सकता है, लेकिन जो रेशियो है वो सिंपल नहीं हो सकता। अब ये आता है, हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अबाउट कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एज आई टोल्ड यू न्यूमेरिकल पोर्शन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल आता है या फिर केमिकल फॉर्मूले आते हैं, या फिर आपकी जो लॉ है वो डायरेक्टली स्टेटमेंट के लिए आ जाएगी या उसके वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछ लेगा। तो द थिंग इज यहाँ पे न्यूमेरिकल गिवन है एंड हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं? 12:32। क्लियर? दैट इज 3:8 में हमें कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। दिस मीन्स दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए 3 ग्राम कार्बन कंबाइन करती है 8 ग्राम ऑक्सीजन से। क्लियर? That is 11 gram of CO2 combines, I mean to say 11 gram of CO2 contains carbon। कितनी कार्बन होगी उसमें? 3 ग्राम।
क्लियर। अभी यहाँ पे हमने रेशियो से देखा, तो 2 ग्राम CO2 विल कंटेन कार्बन, कितनी कार्बन कंटेन करेगी 2 ग्राम ऑफ CO2, 3/11 इंटू 2 दैट इज 0.545 ग्राम, इतनी हमारी कार्बन प्रेजेंट होगी इन 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। Dalton's atomic theory postulated that atoms combine in simple whole number. Clear? How has this postulate been modified? जो Dalton's की atomic theory थी उसने ये बोला था कि जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, सिंपल होल नंबर में कंबाइन होते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड रहते हैं। इस पोस्टुलेट को मॉडिफाई कैसे किया गया? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. According to the modified postulate, जो हमने जो पहला वाला postulate था उससे जो हमने modify किया postulate, उसके accordingly atoms combine in whole number ratio but this ratio may not be simple. वहाँ पे हम क्या कहते थे कि जो atoms हैं वो combine होते हैं simple whole number ratio में, बट जो मॉडिफाई हमने इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं होल नंबर रेशियो में, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो रेशियो है वो सिंपल हो, क्योंकि वो इंटीग्रल भी हो सकता है। एज इन केस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। उसमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो रहता है 12:22:11। क्लियर। विच इज अ होल नंबर, ये होल नंबर तो है लेकिन ऑब्वियसली ये जो नंबर है वो सिंपल तो नहीं है ना। दैट इज क्लियर सी बात है कि जरूरी नहीं है सिंपल होल नंबर रेशियो ही हो, इंटीग्रल रेशियो भी हो सकता है। तो हमने क्या मॉडिफिकेशन किया, जो मॉडिफिकेशन करके जो हमें पोस्टुलेट मिला वो है दैट एटम्स कंबाइन इन होल रेशियो, आई मीन टू से एटम कंबाइन इन होल नंबर रेशियो बट दिस रेशियो मे नॉट बी सिंपल। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, उसका जो मेन पोस्टुलेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया, मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस किया। ऑल्सो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कैसे वेरीफाई करती है ये भी हमने इस सेशन में डिस्कस कर लिया। इन नेक्स्ट सेशंस वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन गुड लक।